चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन। आखिरकार सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution is the homogeneous mixture of two or more substances. The first thing is the homogeneous mixture of two or more substances. अब बात करते हैं कि भाई what is the meaning of homogeneous? क्या आखिरकार homogeneous क्या होता है? एक वर्ड हमारे पास आया homogeneous। बहुत सारी बुक्स कहती है कि homogeneous का मतलब होता है कि सेम फिजिकल स्टेट। बट मैंने क्या किया कि इस चीज को मिलाकर के देखा कि मैं एक कंटेनर लेता हूं, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैंने कुछ पत्थर इसके अंदर यहां पर डाल दिए। क्या था? पहला था वाटर और दूसरा क्या था मेरे पास? स्टोन। क्लियर है? वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी? लिक्विड। स्टोन की कैसी? सॉलिड। तो ये तो मुझे पता था कि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बना रहे। बट हम लोग जब पढ़ते हैं दूसरी चीज, इसको मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया। मैंने क्या किया? वाटर लिया और वाटर के साथ क्या मिला दिया? ऑयल मिला दिया। क्लियर है? ऑयल भी कैसा? लिक्विड। वाटर भी कैसा? लिक्विड। क्या ये एक दूसरे मिक्स हुए? क्या नहीं। यहां पर फिजिकल स्टेट तो दोनों की सेम है, बट स्टिल दे आर नॉट द होमोजीनस। ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। दैट मीन्स यहां से हमारे को एक चीज दिक्कत स्टार्ट हो गई कि जब फिजिकल स्टेट अलग अलग थी तब तक मेरे को पता था कि ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, बट जब फिजिकल स्टेट इनकी सेम हो गई तब भी ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा। दैट मीन्स सॉल्यूशन बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं होता कि फिजिकल स्टेट सेम हो। बात आती है, अब मैंने क्या किया कि मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ दाने डाल दिए शुगर के। क्लियर है? शुगर कैसी थी? सॉलिड थी। वाटर कैसा था? लिक्विड था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, क्लियर है, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? ये जो शुगर थी इसके अंदर, क्लियर है, ये डिसॉल्व हो गई थी पूरी। क्या मुझे शक्कर अलग से दिख रही थी क्या? नहीं, सिर्फ जो पानी था वो वही दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जिसके अंदर जो मैंने दो कंपोनेंट मिलाए थे वो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स देयर विल बी नो सेपरेशन लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स। जब दो कंपोनेंट जो भी हम लोगों ने मिलाए थे उनके बीच में अगर सेपरेशन लेयर नहीं आ रही है, देन दे फॉर्म द सॉल्यूशन। तो ऐसे मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं जिनके दो कंपोनेंट्स के बीच में क्या नहीं आए? सेपरेशन लेयर नहीं आए। अब बात आती है कि सॉल्यूशन बना किससे होता है? तो सॉल्यूशन जो बना होता है वो दो फेजेस से मिलकर बना होता है। पहली फेज कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट और दूसरी फेज कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। पहला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और दूसरा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। यहां से भी क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्यूट? तो हम लोग नॉर्मली बात बोल देते हैं कि सर जो चीज सॉल्यूशन में कम है वो सॉल्यूट है, पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो चीज कम हो वही सॉल्यूट हो। जब भी आपके फिजिकल स्टेट अलग अलग होगी तो जो चीज कम है वो सॉल्यूट होगा। जब फिजिकल स्टेट सेम होगी तो ये कंपोनेंट काम ही नहीं करता है। कैसे? जब मैंने आपको एक सिंपल सी बात करी, जैसे मैंने बोला सॉल्यूट की बात करते हैं, दैट मींस मैं एक डेफिनेशन देता हूं, द कंपोनेंट विच लूज देयर आइडेंटिटी, लूज आइडेंटिटी, और यहां पर क्या आएगा? कंपोनेंट विच रिटेन देयर आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी में शक्कर मिला दी, शक्कर पानी में मिलाते ही मेरे को क्या मिल गया? शक्कर की चाशनी मिल गई। क्लियर है? जब मैंने शक्कर मिलाई थी, शक्कर की फिजिकल स्टेट कैसी थी? सॉलिड। जब चाशनी देखी तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी थी? लिक्विड। बट उसमें मिठास तो शक्कर की है, बट शक्कर ने अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर दिया। और जब शक्कर ने अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर दिया, दैट मींस उसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। अब वो जो पानी बना है वो क्या कहला रहा है? मीठा पानी कहला रहा है। दैट मींस जो सॉल्वेंट था उसको तो रिटेन रखा, बट शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। अब बात आती है कि क्या हो सकता है सॉल्यूट में भी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं बात करता हूं इट मे बी इन लेस अमाउंट। ये कैसा हो सकता है? कम अमाउंट में हो सकता है। जबकि यहां पर क्या होगा? इट मे बी इन मोर अमाउंट। ये क्या हो सकता है? ज्यादा अमाउंट में हो सकता है। ये कब चीज हम लोग ले रहे हैं? मैंने एक वर्ड यूज किया, इट मे बी।
दैट मीन्स ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। हम लोग कतई ये नहीं लिख सकते, अगर वो बोल दे कि डिफाइन सॉल्यूट, देन हम लोग ये नहीं लिख सकते द कंपोनेंट विच इज इन द लेस अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। नहीं, जब फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो जो कंपोनेंट लेस में होगा वो सॉल्यूट होगा। जब फिजिकल स्टेट सेम आ गई तो हम लोग उस कंपोनेंट को कम या ज्यादा लें, हम लोग नहीं पता लगा सकते कि कौन सा सॉल्यूट है। हो सकता है जो ज्यादा है वो सॉल्यूट हो सकता है। देन यहां से अगर हम लोग बात करें, इट लास्ट पॉइंट, इट डिफाइंस कंसंट्रेशन, जबकि ये क्या करता है, इट डिफाइंस फिजिकल स्टेट। एक क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को डिसाइड कर रहा है, एक क्या कर रहा है, आपके फिजिकल स्टेट को। जैसे देखते हैं एक सिंपल सी बात, मैंने एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर लिया। इन तीनों कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, बराबर बराबर पानी डाल दिया। ठीक है, पहले कंटेनर में मैंने 1 स्पून शुगर डाला, दूसरे कंटेनर में मैंने 2 स्पून शुगर डाले, तीसरे कंटेनर में मैंने 3 स्पून शुगर को डाल दिया। क्लियर है? अब मैंने तीनों कंटेनर में देखा कि ए, बी और सी, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कौन सा होगा, सी। कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि शक्कर का अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो शक्कर क्या था मेरा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ज्यादा, तो मैंने बताया वो मिठास ज्यादा, और मिठास का मतलब मेरे क्या था, कंसंट्रेशन से था। दैट मींस मैंने बोला शक्कर ज्यादा तो मीठा ज्यादा, मीठा ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा। दैट मींस शक्कर डिसाइड कर रही है कंसंट्रेशन को, और शक्कर क्या थी, सॉल्यूट। दैट मींस कंसंट्रेशन इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कैन आई राइट द थिंग, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अरे कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड, मैंने क्या किया, इन तीनों कंटेनर को मैंने एक और तरीके से लिया। मैंने क्या किया यहां से कि एक कंटेनर ये लिया, दूसरा और ये लिया तीसरा। पहले मैंने भर के पानी डाला, दूसरे मैंने पानी आधा कर दिया, और तीसरे में 1/4 कर दिया। तीनों में मैंने क्या किया, इस बार 1 स्पून शुगर, इसमें भी 1 स्पून और इसमें भी 1 स्पून। इस बार मैंने सॉल्यूट को छेड़ा ही नहीं है। क्लियर? अब सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होगा, सी वाला। क्यों? क्योंकि पानी कम है और शक्कर का वही है। तो कैन आई से कि कंसंट्रेशन इज 1 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और यही तो हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं भाई। मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। और कंसंट्रेशन कैसे लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब कभी मोल्स लेते हैं अमाउंट में, कभी वेट लेते हैं, ठीक है, और कभी ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमेशा सॉल्वेंट नीचे की तरफ आएगा और सॉल्यूट कहां आएगा, ऊपर की तरफ। ये तो था हमारा बेसिक कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से पूरे सॉल्यूशंस को हम लोग 9 टाइप में डिवाइड करते हैं। दैट इज कैसे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने क्या बोला, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉलिड क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, लिक्विड क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, उनका सॉल्यूशन बनना चाहिए। मैंने सिंपल सी बात करी, मैंने क्या मिलाया, शुगर के साथ मैंने क्या मिला दिया, वाटर मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार करवा दिया मैंने। शुगर मेरी कैसी, सॉलिड, वाटर कैसा मेरा, लिक्विड। और जो सॉल्यूशन बना उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ये आपके सॉलिड है, लिक्विड, लिक्विड। दैट मींस यही डिफाइन हो गया हमारे पास कि जो फिजिकल स्टेट है वो कौन डिफाइन कर रहा है, सॉल्वेंट। क्लियर है? जो कंसंट्रेशन है वो कौन डिफाइन कर रहा है, सॉल्यूट। दैट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसा था, सॉलिड, सॉल्वेंट कैसा था, लिक्विड। दैट इज दिस इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है कि मैंने पूछा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अब बताओ। हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल को किसमें मिला दिया, वाटर में मिला दिया, और क्या बना दिया, अल्कोहलिक ड्रिंक बना दी। ये कैसा था, अल्कोहल, लिक्विड। वाटर भी कैसा था, लिक्विड। और अल्कोहलिक ड्रिंक भी कैसी बन गई, लिक्विड। अब इनमें ये क्या था, सॉल्यूट, ये क्या था, सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया आपका, अरे सॉल्यूशन बन गया। दैट मींस यहां पर हम लोगों ने डिफाइन करना शुरू कर दिया है कि जब फिजिकल स्टेट सेम होती है तो ये जरूरी नहीं कि जो कम है वही सॉल्यूट है। क्यों? मैंने क्या किया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 30 ml, और पानी कितना, 70 ml, और 100 ml का पैक बना रहे हैं हम लोग। सेकेंड, थोड़ी देर बाद कितना, ये 50 ml तो हमने अल्कोहल लिया, और 50 ml क्या मिला दिया, पानी। अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्कोहल को डाइल्यूट करके पी रहे, ठीक है। जो भी पी रहा है अल्कोहल को क्या कर रहा है, डाइल्यूट करके पी रहा है। दैट मींस वाटर की प्रॉपर्टी दे रहा है, अरे सॉल्यूट। मैंने क्या कर दिया, अब कंडीशन ये आ गई, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। 80 ml तो मैंने अल्कोहल लिया,
और नाम मात्र 20 ml मैंने क्या डाल दिया, पानी। अभी भी मैंने क्या बोला कि केवल अल्कोहल मत पी, थोड़ा पानी मिला। पानी क्यों मिला? क्योंकि उसको डाइल्यूट कर। डाइल्यूट करने का मतलब प्रॉपर्टी किसके डाल, सॉल्वेंट डाल। तो सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर। दैट मींस पहले जो कम था वो सॉल्यूट था, यहां जो ज्यादा है वो भी क्या है, सॉल्यूट। तो फिजिकल स्टेट सेम हो तो ये जरूरी नहीं कि जो कम है वही सॉल्यूट है। दिस इज द कोर क्वेश्चन ऑफ द नीट। वो साफ लिख के भेजता है, इन सॉल्यूशन द ऑलवेज द कंपोनेंट व्हिच इज इन द लेस अमाउंट इज द सॉल्यूट। दैट इज नॉट द ट्रू ऑलवेज। तो जो डेफिनेशंस ये हम लोग याद करते हैं कि द कंपोनेंट व्हिच इज ऑलवेज इन द लेस अमाउंट इज द सॉल्यूट, इज टोटली रॉन्ग। जरूरी नहीं कि जो कम है वही क्या है, सॉल्यूट। ये था। इसके भी आप हम लोग और कर सकते हैं। फटाफट बोलो, गैस इन गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल बोलिए। अरे हवा है, हवा क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन वगैरह सब गैसेस है। क्या हमें मिक्सिंग दिख रही है? क्या मैं बता सकता हूं कि यहाँ ऑक्सीजन और या हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक लेयर चल रही है? नहीं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मैशअप में चल रही है, बट दोनों के बीच में कोई भी इंटरमिक्सिंग लेयर। दैट मींस दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजेनस। और होमोजेनस मिक्सचर ही तो क्या कहलाती है, सॉल्यूट। और भी अगर मैं डीप में जाना चाहूं तो सॉल्यूट को कहते हैं कि 1 नैनोमीटर से छोटी जिसकी साइज होती है वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए, वो डीप की बात है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म से पहले आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंसंट्रेशन? आप कैसे पता लगाएंगे क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब, मैंने बोला कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है, कैसे पता लगाया? एक ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, एक कम गाढ़ा दिखेगा, ठीक है कि नहीं? या फिर एक ज्यादा मीठा होगा, एक कम मीठा होगा, या फिर एक ज्यादा चरखा होगा, एक कम चरखा होगा, ठीक है? या फिर अगर हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे हम लोगों ने शरबत बनाई, तो एक शरबत ज्यादा मीठी है तो हमने बोल दिया ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मैंने क्या कर दिया कि दो सॉलिड सॉलिड को मिला दिया, तो आपने बोला कि यार इसके अंदर जो सोना, गोल्ड और सिल्वर मिक्स होते हैं, गोल्ड की रेटें डिफाइन होती है कि भाई 20 कैरेट है, 22 कैरेट है या 24 कैरेट है। कैसे पता लगाया? अरे भाई 20 कैरेट है तो सिल्वर ज्यादा है, 22 कैरेट में थोड़ा और गोल्ड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, 24 कैरेट में प्योर गोल्ड मिल रहा है। दैट मींस वहां से हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं इनको कि कितना कंसंट्रेट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो कंसंट्रेशन इज ओनली, कंसंट्रेशन डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वी कैन से सॉल्यूशन। कि एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला या फिर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यही कंसंट्रेशन बताता है। कंसंट्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वॉल्यूम डिपेंडेंट, दूसरा आता है वॉल्यूम इनडिपेंडेंट। जो शुरू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के, वो यहीं से आ जाते हैं। जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो ही टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो हर एक जिसमें नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वो टेम्परेचर डिपेंड है। जैसे मैंने सबसे पहला लिया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? W/V। इसके बाद हम लोग बात करें मोलैरिटी, ये किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां से मोलैरिटी के बाद नॉर्मेलिटी, ये किसके बराबर? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग और किसको ले सकते हैं यहां से? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं इसको दो अलग अलग कंपोनेंट में ले रहा हूं, जैसे अगर वाटर की ppm निकाल रहा हूं तो वॉल्यूम आएगा भाई, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्विंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है? दैट इज इफ टेकन इन ग्राम पर वॉल्यूम, दैट इज अपॉन V। अब कौन कौन डिपेंड नहीं करते? दैट इज वेट परसेंट, W/W। क्या वॉल्यूम आया क्या नीचे? जब वॉल्यूम नहीं तो डिपेंडेंसी भी नहीं। मैंने सेकंड की बात की, वेट परसेंट। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या वॉल्यूम आया क्या? दैट इज W/WB इन द kg एंड नंबर ऑफ मोल्स इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शन क्या था? दैट इज Na/N टोटल। तो ये सब चीजें क्या है? सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता? अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर?
दैट मींस इन तीन में से जहां वॉल्यूम नहीं वहां टेम्परेचर नहीं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन विल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर? जहां वॉल्यूम आ रहा है वहां टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, पहला टास्क हमारे को दिक्कत आती है मोल निकालने में कि हम लोग मोल कैसे निकालें। तो आपके कोर्स में जो मोल निकालने का फॉर्मेट है वो केवल एक ही है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे नंबर से तो आपको दिया हुआ ही नहीं है, और मॉलिक्यूलर वेट मोस्टली वो लिख के देगा। मॉलिक्यूलर वेट वो क्या करेगा, मोस्टली वो लिख के देगा। हम लोग पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यहां से कंसंट्रेशन टर्म्स की, दैट इज वेट परसेंट। व्हाट विल बी द वेट परसेंट? वेट परसेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? दैट इज W बाय W। W बाय W का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, यहां भी मैंने अमाउंट लिया, यहां भी पर 100 ग्राम लिया। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं दैट इज वेट परसेंट की, दैट इज व्हाट विल आई गेट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे? मैं इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यहां से देखिएगा, मैंने पहला कंपोनेंट लिया क्या? सॉल्यूट, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या मिला दिया? सॉल्वेंट। मैंने बोला सॉल्यूट का वेट कितना था? WA, सॉल्वेंट वाज WB, टोटल मिला करके कितना हो गया? WA प्लस WB। आ रही है बात समझे? यहां से मैंने देखा तो WA प्लस WB, तो मेरे पास WA का परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसके बराबर आएगा? वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट WA अपॉन WA प्लस WB। क्योंकि परसेंट है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। अगर मैं बात करता हूं वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक तो सबको आता है, फॉर्मूला हर किसी को लिखना आता है, बट दिक्कत तब आती है कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे किस तरीके का क्वेश्चन आता है। मैं एक पॉइंट लिख के बताता हूं। मैंने बोला 10% W बाय W NaCl। इस वर्डिंग के मतलब क्या होता है? अगर ये वर्डिंग का मतलब समझ में आ गया तो फॉर्मूला अपने आप पुट करना आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% W बाय W NaCl? 10% W बाय W NaCl का मतलब क्या है? 10 ग्राम NaCl present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब होता है 10% W बाय W का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी तो 15% W बाय W NaOH, इसका मतलब क्या हुआ? 15 ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। सीधा क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ 5 gram of CaCO3 is present in 55 gram benzene, then find weight percent of CaCO3। यहां पर इससे क्या बोला है कि 5 ग्राम CaCO3 किसमें? 55 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है। तो वेट परसेंट निकालना CaCO3 का। मुझे क्या दिया है? WA बोलिए कितना दे दिया? 5 ग्राम। WB कितना दे रखा है? 55 या 60? 55 ग्राम उसने बेंजीन दिया है आपको। टोटल सॉल्यूशन विल बी 60 ग्राम। तो आपको निकालना क्या है? वेट परसेंट ऑफ CaCO3। WA परसेंटेज किसके बराबर? 5 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 50/6%। ऐसे निकाल सकता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहां पर 55 ग्राम बेंजीन ना दे करके इस बेंजीन की जगह 55 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन कर देता तो मेरा सॉल्यूशन क्या आता? दैट इज 5/55 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज ही ध्यान में रखनी कि वो सॉल्यूट दे रहा है या सॉल्यूशन दे रहा है। तो जब जब वो सॉल्यूशन देगा तब तब वो बोल के देगा कि ये सॉल्यूशन है। ऑलवेज टेल दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सेम जब भी इसमें वेट परसेंट की जगह जब यहां वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? V बाई वी। ठीक है, V बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंट ऑफ A इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। VB का मतलब क्या हो गया? VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से कोई मतलब नहीं होता हमें। वेट परसेंट इज सिमिलर एज द वॉल्यूम परसेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स में, दैट विल बी द स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? दैट इज W बाई V। पहली बार हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट्स के सॉल्वेंट्स को मिला रहे हैं।
दो अलग अलग कंपोनेंट के सॉल्वेंट्स को मिलाने का मतलब हम लोग एक को सॉलिड में ले रहे हैं और एक को किस में ले रहे हैं, लिक्विड में. दैट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो स्ट्रेंथ का मतलब कैसा हो गया, W अपॉन V, वॉल्यूम किसमें, लीटर में. अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो W अपॉन V अगर मैं ml में लेता हूं तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से. क्वेश्चन यहां से भी नहीं उतरते, क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएंगे वो यहां से आते हैं. मोलैरिटी, बोर्ड का इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक ही मोलैरिटी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी? दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अभी अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए तैयार रहेगा. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में. तो डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो पर लीटर में कितने हैं, वही हमको क्या बताएंगे, मोलैरिटी. रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. तो M किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में. N किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अगर मैं ml में ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो मैं मोल्स को कैसे लिख सकता हूं, अरे मोल्स किसके बराबर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन VmL. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग फटाफट. पहला क्वेश्चन कि अगर ए 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर यहां से सीधा इसको लीजिए, 250 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी. पहला क्वेश्चन है, इजी गोइंग क्वेश्चन है बहुत. आपको क्या बोल रहा है कि 4 ग्राम अगर NaOH 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो मोलैरिटी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, आपको WA कितना दे दिया, 4 ग्राम. वॉल्यूम इन ml कितना दे दिया आपको, 250 ml. ये जो मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन से ध्यान रखिएगा, ये इतना लिखना पड़ेगा आपको. आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, आपको दिया क्या है, NaOH. कैसे निकालूंगा, Na प्लस O प्लस H. Na कितना 23, ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन कितना 1. क्लियर है. देन यहां से बात करें, दैट विल बी द 40, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट विल बी कंसिडर्ड एज 40. ठीक है. देन मॉलिक्यूलर वेट अगर 40 है तो आपके पास मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 upon VmL. Then molecular weight will be defined as कैसे, 4/40 into 1000 upon VmL कितना 250. That is molarity किसके बराबर आ गया, that is 254. यहां से कटेगा 1/10, that is 0.4 मोलर. एट द एंड आपको ये भी साइन करना पड़ेगा, नहीं तो हाफ मार्क्स कटेगा आपका. ठीक है. चलिए इसको उतारिए. उतार मतलब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NaOH required to prepare semi-molar solution. Semi-molar solution कितना बनाना है, 400 ml semi-molar solution of KCl. Find out the amount of NaOH required to prepare 400 ml semi-molar solution of KCl. क्विक. यहां से देखेंगे हम लोगों को क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ NaOH. बात क्या पूछ रहा है, सेमी मोलर. पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलैरिटी. ठीक है. दैट मींस यहां मोलैरिटी से दे दिया आपको. वेट आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl. बोलो भाई, K कितना 39, 35.5. ये हो गया KCl. क्लियर है. दैट इज 74.5 तो आ गया KCl. वॉल्यूम बोलो कितना दे रहा है, 400 ml. बस बन गया ना. मोलैरिटी किसके बराबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL. देन मोलैरिटी किसके रहा है, वेट बोलिए भाई कितना, वेट कितना आ रहा है आपके पास, x निकालना है आपको. मोलैरिटी 1/2 दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट 74.5, 1000 अपॉन 400, डिफाइन x. यहां से x को डिफाइन कर लेना. नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन आपके पास आती है. इसके बाद मोलैरिटी के बाद हम लोग लेंगे मोलैलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी को हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर, इन पर केजी सॉल्वेंट. यहां पर हमारे पास एक चीज आ गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. वेट आने लग गया.
क्लियर है? तो मोलैलिटी किसके बराबर हो गई? दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द Na अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका? Wb। अगर यहां से बात करें मोलैलिटी इक्वल टू दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन क्या? Wb किसमें हो जाएगा? ग्राम में। क्लियर है? अगर कभी वो पूछ ले कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिश्ता है, मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछ ले, मोलैलिटी देके मोलैरिटी पूछ ले, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि स्मॉल m मोलैलिटी इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू MWA। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जहां पर m क्या है? मोलैरिटी, d क्या है? डेंसिटी, m क्या है? स्मॉल m मोलैलिटी। क्लियर है? तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन भी एक आध बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी डेफिनेशन, मोलैलिटी के बाद आपके पास तीसरी डेफिनेशन आती है यहां से, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। जहां जहां वॉल्यूम लीटर में आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा भाई। दैट मींस नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसमें? लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 लिख दूं यहां से वॉल्यूम ml में लेकर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन क्या? VML। ये वैलेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है निकालना। वैलेंसी फैक्टर किस किस के लिए निकालते हैं हम लोग? तीन चीजों के लिए निकालते हैं। पहला क्या होता है? एसिड, दूसरा क्या होता है? बेस, और तीसरा क्या आएगा आपके पास? सॉल्ट्स। दो तीन चीजें और होती है, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उनमें अलग तरीके से निकलता है। एसिड का मतलब जितने आपके पास रिप्लेसेबल H+ है, रिप्लेसेबल, नॉट ऑल द H+। बेस का मतलब जितने रिप्लेसेबल OH- है। सॉल्ट का मतलब जितना बैलेंस चार्ज है। क्लियर है? कैसे? जैसे मैंने बोला सबसे पहले HCl कैसे टूटा? H+ प्लस Cl-, कितना H+ आया? तो वैलेंसी फैक्टर 1। मैंने बोला H2SO4 कैसे टूटेगा? H+ प्लस HSO4-, या फिर कैसे टूट सकता है? 2H+ प्लस SO4-2। ऊपर वाले में H+ कितना आया? तो वैलेंसी फैक्टर 1 ही है। नीचे वाले में H+ कितना है? 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। जितना H+ रिप्लेस होगा। जब ऊपर वाले को क्वेश्चन देना होगा तो जेई में मेन से क्वेश्चन दे चुका है। वो कैसे दिया उसने? किसके लिए मोलैरिटी किसके बराबर होगा? नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। क्या क्या उसने कि NaOH की रिएक्शन कर दी किसके साथ? H2SO4 के साथ। एक बार बना दिया NaHSO4 और एक बार बना दिया Na2SO4। अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देखूं तो उसमें एक ही H+ गया हुआ है H2SO4 का, नीचे वाले में दोनों गए। तो जब ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है न्यूट्रलाइजेशन, तो वैलेंसी फैक्टर 1 आ रहा है और नीचे वाला न्यूट्रलाइजेशन में वैलेंसी फैक्टर 2 आ रहा है। क्वेश्चन वाज इन जेईई मेंस। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन उतार के फेंका उन्होंने, जिसके ऊपर बेसिक्स था। नेक्स्ट आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी किसके बराबर? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहां से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग x से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू किसके बराबर? मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी एक सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां से बात करें तो x इक्वल टू मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस। कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको? कोई भी एक सब्सटेंस के मोल्स, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने क्या लिया? सॉल्यूट लिया और क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया। माना कि सॉल्यूट के मोल्स कितने थे? Na, सॉल्वेंट के मोल्स कितने थे? Nb। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास? Na प्लस Nb। तो अगर मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्यूट का निकालना है XA, तो किसके बराबर आएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ध्यान रखिएगा कितने भी आप फ्रैक्शंस ले लें किसी भी सब्सटेंस के, आप कितने भी फ्रैक्शंस आप कवर कर लें, ठीक है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके पास? जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आते हैं
वो कितने आने चाहिए 1, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं एक्स ए अपॉन एक्स बी की, दैट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी के बराबर ये आएंगे। कभी कभार कुछ रिलेशंस पूछ लेते हैं कि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, दैट मींस मोलरिटी इक्वल टू किसके बराबर 1000 एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू एम बी। यहां पर क्या क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एम बी क्या है इसको ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला भी आपके बोर्ड्स में आ सकता है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड द मोलरिटी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। 1000 एक्स अपॉन एक्स बी एम बी। लास्ट डेफिनेशन बचती है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स की, दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आपको हमेशा किसी भी छोटी सी क्वांटिटी को मेजर लेवल पर कैसे करना है उसको बताएगा। इट डिफाइंस हाउ द स्मॉल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन द मेजर फॉर्म। कैसे? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। तो पीपीएम कैसे डिफाइन करते हैं, पीपीएम इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो भी यहां से लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। अब पीपीएम के लिए अपने रेफरेंस होता है कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। ये थी आपकी जनरल कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है, दैट इज द राउल्ट लॉ एंड वेपर प्रेशर। राउल्ट लॉ और वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो राउल्ट क्या कहता है इस सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग पहले पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। बात करें वेपर प्रेशर की तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, वेपर का प्रेशर। और जो वेपर प्रेशर लगा रही है, बट मैंने तो क्या किया, किसी भी चीज को बॉईल कर दिया, उस बॉईल करने से उसकी वेपर्स बनने लग गई, तो क्या ये वेपर्स प्रेशर लगा रही है क्या? हाँ लगा तो रही है, बट कहां लगा रही है और मैं इसको मेजर कैसे करूं। मैं जब भी किसी चीज को प्रेशर कुकर में गर्म करने की सोचता हूं तो मुझे डर रहता है मेरा कुकर फट ना जाए, क्योंकि उससे वेपर्स बन रही और वेपर प्रेशर लगा रही है। बट यही जब मेरा खुले पतीले में गर्म होता है तो वेपर तो वही बन रही है, खाना वही पक रहा है, गैस वही बन रही है, बट इस बार मेरा पतीला फटने की टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा प्रेशर लग ही नहीं रहा है वहां पर। दैट मींस कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जहां पर मैं प्रेशर को मेजर कर सकता हूं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं? अब यहां देखिए, एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर पूरा देख रहे हैं। इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, एक लिक्विड भर दिया। इस लिक्विड में क्या था, ए था और क्या था, बी था। ए के कितने मोल्स, दैट वाज द Na, बी के कितने मोल्स, दैट वाज द Nb। इस कंटेनर को मैंने ऊपर से कर दिया क्लोज। अब मैंने क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया, बॉईल करना स्टार्ट किया। बॉईल करूंगा तो यहां पर क्या होगी, वेपर्स बनेंगी। ये वेपर भी किसकी होंगी, ए और बी की। एक स्टेज, पहला प्रोसेस क्या हो रहा है आपके पास, वेपोराइजेशन। अरे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन। ये वेपर्स ऊपर जाके क्या होंगी, यहां पर जमा होंगी। अरे कप पे ऊपर हम लोग प्लेट रखते हैं तो भी बूंदे जमा हो जाती है पानी की। दैट मींस ये वेपर्स यहां पर आकर क्या हो गई, जमा हो गई। जब ये वेपर्स यहां पर आकर जमा हो गई तो क्या हो गई, वापस ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट होगी पानी की। दैट सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। पहले प्रोसेस में मेरे पास क्या हो रहा था, आपके पास यहां से आपके वेपर्स उठ करके ऊपर जा रही थी, दैट इज यहां से आपके पास ये ऊपर जा रहा था, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, यही वेपर्स वापस बन के मेरे पास कहां आ रही, नीचे आ रही है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इन दोनों वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं आपसे तो मेरे को क्या क्या चीजें अब मिलने लग गई कि मेरी जितनी वेपर्स क्या पता ऊपर जा रही है, क्या उतनी ही वेपर्स थोड़ी देर के बाद नीचे आने लग जाएंगी। जब मेरे पहला प्रोसेस में क्या हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, तो पानी का लेवल मान लो यहां था, यहां से वेपोराइजेशन हो रहा है तो पानी का लेवल कम आ जाएगा, जो भी सॉल्यूशन था। अब ऊपर क्या हो गई, वेपर जम गई। अब ये वेपर ऊपर से बूंद बूंद करके वापस नीचे टपकने लगेंगी, देन वाटर का लेवल वापस राइज होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, अब जितनी वेपर बन के ऊपर जा रही है उतनी वेपर कंडेंस होकर नीचे भी आ रही है। दैट मींस कैन आई से रेट ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर हो गई, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गई। अरे से यस और नो। ये कंडीशन जब दो अपोजिट रेट्स इक्वल हो जाती हैं, इस कंडीशन को हम लोग प्यार से इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज
इक्विलिब्रियम स्टेट। और यही इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो यहां पर वाटर का लेवल होगा, इस पर जो गैसेस प्रेशर लगाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में? जब भी मैंने किसी क्लोज का, तो वेपर प्रेशर कहां मेजर किया जाता है? क्लोज कंटेनर में, ठीक है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? जब भी मैं किसी क्लोज कंटेनर में किसी सॉल्यूशन को गर्म करूंगा तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर वेपर बनेंगे। क्लियर है? वेपर्स क्या होंगी? कंडेंस होकर नीचे आएगी। थोड़े टाइम के बाद रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट दिस स्टेट द इक्विलिब्रियम इज सेटअप। और जब इक्विलिब्रियम वहां पर सेटअप हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? जितना इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उसके ऊपर जो वेपर की, जो आपके वाटर की जो लेयर होगी, उसके ऊपर जो वेपर्स प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि प्रेशर कौन लगा रहा है? ए प्लस बी मिलकर लगा रहा है। तो जो कंपोनेंट ए प्लस बी मिलकर के प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो खाली कंपोनेंट ए प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जो खाली कंपोनेंट बी प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो इनका एक मोल प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्योर प्रेशर ऑफ ए या फिर प्योर प्रेशर ऑफ बी। आई बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं कि स्कूल का कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें सारी क्लासेस मिलकर के पैसा दे रही हैं। तो जो टोटल क्लासेस मिलकर पैसा दे रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, क्लियर है? हम लोग मानते हैं कोई फिफ्थ क्लास तक की ही क्लासेस हैं, जिसको फिफ्थ क्लास को फेयरवेल दे रही है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड द फोर्थ क्लास। ये 4 क्लासेस हैं जो कि फिफ्थ क्लास को फेयरवेल दे रही हैं। हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर 10 हैं, 10-10 बच्चे सबके अंदर है। मैंने बताया जो फर्स्ट क्लास पर स्टूडेंट जो अमाउंट देगा, ये 100 रुपए देगा, 200, 300 और 400 ये अमाउंट आना चाहिए। फर्स्ट क्लास का टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ? 1000, दैट इज 1000। सेकंड क्लास का 2000, 3000, 4000। द टोटल अमाउंट वॉज 4, 3, 7, 8, 9, 10,000 रुपए जमा हुआ। दिस वॉज द टोटल प्रेशर ए, बी, सी, डी। मैंने बताया कि अगर मैं यहां पर 10 की जगह 12 बच्चे होते तो ये 1000 की जगह 1200 रुपए होते। अगर 10 की जगह 9 बच्चे होते तो ये 1000 की जगह 900 रुपए होते। क्या ये 100 रुपए चेंज हुए क्या? दैट मीन्स पर बच्चा जो अमाउंट दे रहा है वो चेंज है। दैट मीन्स ये तो हो गया, क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहां पर जो पर मोल जो प्रेशर लगा रहा था, ये क्या है? कांस्टेंट। और इसी को हम लोग प्योर प्रेशर बोलते हैं। That is pure pressure of a component is always constant. मैंने बोला प्योर प्रेशर ऑफ वाटर, तो जो वाटर का प्योर प्रेशर है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मैंने प्योर प्रेशर किसी भी चीज का बोला तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट। दैट मींस ये जो होता है हमारे पास क्या था? P नॉट था। क्लियर है? और P नॉट क्या होता है? कांस्टेंट। मैंने बोला ये जो अमाउंट आ रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। कैन आई से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज द मोल्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। और टोटल बच्चों के अमंग में निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। मैंने बोला यहां पर 10 बच्चे थे तो पैसा कितना आ रहा था? 1000, ठीक है। 20 होते तो 2000, 30 होते तो 3000, 9 होते तो 900, 12 होते तो 1200। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं वैसा वैसा मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि टोटल में से इसका परसेंटेज निकालो, तो टोटल में से अमाउंट में परसेंटेज चेंज होगा। और पहले 10,000 में से फर्स्ट क्लास कितना दे रही थी? 1000। दैट मीन 10% फर्स्ट क्लास का था। अब अगर 20 बच्चा है फर्स्ट क्लास में तो 10,000 में से कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। अच्छा, 2,000 आ रहा है तो 20% का काम करनी है। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही तो राउल्ट कहता है। राउल्ट कहता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है भाई, ये जो निकाला हम लोगों ने, ये तो क्या निकल गया? दैट इज पी टोटल। किसी भी एक क्लास का दैट इज पी फर्स्ट क्लास, पी सेकंड क्लास, पी ए, पी बी। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और ये हो गया प्योर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट ये पी और पीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जब निकालते हैं तो हम लोग पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, दैट इज पी डैश ए किसके बराबर होता है? पी नॉट ए और एक्स ए के। और सबसे बड़ा पी डैश बी किसके बराबर? पी नॉट बी और एक्स बी। ये है राउल्ट लॉ, ध्यान रखना। राउल्ट और डाल्टन में डिफरेंस है। राउल्ट काम करता है इंडिविजुअल प्रेशर्स पर, डाल्टन काम करता है प्रेशर मिक्सचर्स पर। इंडिविजुअली राउल्ट क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स के। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द राउल्ट, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट the partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction. That is, अगर P डैश A है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA से होगा, और P डैश B है तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, XB से। देन यहां से क्या आएगा, P डैश A किसके बराबर, P नॉट A XA के, और P डैश B किसके बराबर आ गया, P नॉट B XB। अब बात करते हैं हमारे पास डाल्टन क्या कहता है। डाल्टन कहता है कि अगर आपने कोई भी एक कंपोनेंट ले रखा है, इसके अंदर कंपोनेंट A प्लस B है, तो ये जो टोटल प्रेशर लगाएंगे PS, वो किसके बराबर होगा, A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर, जो कि किसके बराबर, P डैश A प्लस P डैश B के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, डाल्टन क्या बोलता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन के वेपर्स का मिक्सचर का प्रेशर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट लगा रहा है उनके सम के बराबर होगा। तो जो हम लोगों ने यहां पर 10 के निकाला था ना, ये वाला, ये डाल्टन क्या बताता है, 10 के कहां से आया, ऊपर सबको ऐड कर दो। जबकि राउल्ट टोटल पे काम नहीं करता, राउल्ट तो बोलता है कि एक क्लास जो पैसा दे रही है वो उसके नंबर ऑफ बच्चों के प्रोपोर्शनल होगा। बच्चे बढ़ा दो पैसा ज्यादा आ जाएगा, बच्चे कम कर दो पैसा कम आ जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि टोटल पैसा कितना आएगा और टोटल पैसे में हमारा क्या योगदान होगा। हम लोग सिर्फ एक क्लास पे काम कर रहे हैं। उसको बोला कि थर्ड क्लास का क्लास टीचर है, थर्ड क्लास का कितना पैसा आया, सर मेरे पास 3000 रुपया है। अच्छा इसको बढ़ाना तो सर बच्चे बढ़ा दो, अच्छा इसमें थोड़ा सा कम करना तो बच्चे को कम कर दो। एक बच्चे का अमाउंट तो मैंने सेट कर रखा है। राउल्ट काम करता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। जो डाल्टन काम कर रहा है, डाल्टन क्या बोल रहा है कि टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस B। The total pressure of the solution is equal to the sum of the partial pressure of its individual component, जो यहां पर किसके बराबर, PS इक्वल टू किसके बराबर, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग साथ में कंबाइंड क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने भी इनके ऊपर बहुत जरूरी है। यहां से अगर हम लोग देखें तो राउल्ट्स के बाद जो जो राउल्ट को फॉलो कर रहे हैं वो सारे सॉल्यूशंस कैसे, आइडियल। जो राउल्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा है वो सारे सॉल्यूशन कैसे, नॉन आइडियल। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या करेगा, ये फॉलो राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या करेगा, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है दैट इज PS किसके बराबर, P डैश A प्लस P डैश B के बराबर, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेल्टा V मिक्स जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। मैंने 1 लीटर और 1 लीटर मिलाया तो जो टोटल सॉल्यूशन आना चाहिए वो 2 लीटर होना चाहिए, तभी तो फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू इनिशियल सॉल्यूशन, दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन द सॉल्यूशन। तो ये तो सब विधि का विधान है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। बट चेंज कहां पर आना स्टार्ट होता है, जब फेस चेंज होता है। इसका मतलब कतई यहां से ये नहीं था कि 2 लीटर मिलाएंगे तो 2 और 2 4 बनेंगे। इसका मतलब ये था कि आपने लिक्विड और लिक्विड मिलाया है तो आगे जाके भी मुझे लिक्विड ही मिलना चाहिए। कैसे, यहां से बात करूं मैं एक बार, H2 प्लस हाफ O2 मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, H2O बना दिया। H2 कितना मोल था, 1 मोल। अरे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, O2 कितना है, हाफ। मैंने बचपन से पढ़ा है कि 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब कितना, 22.4। ये मिलाया 22.4, ये हो गया 11.2, तो टोटल कितना आना चाहिए था, 33.6। बट ऐसा तो नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ 1 मोल ही मिल रहा है, तो 22.4 ही आ रहा है। दैट मीन्स वाटर फॉर्मेशन इज नॉट द आइडियल कंडीशन। आ रही है बात समझ में? दैट मीन्स ये कहता है कि डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नो फेज चेंज। फेज चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन नहीं चाहिए इनको। जबकि यहां पर डेल्टा V मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो बोलता कोई जरूरी नहीं कि 0 होगा। डेल्टा H मिक्स क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना ही हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए।
That means reaction will be neither exothermic nor endothermic. That is neither exo nor endo. जबकि यहां पर डेल्टा H मिक्स क्या नहीं हो सकता, रिएक्शन विल बी आइदर एक्सो और एंडो. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव. डेल्टा एस मिक्स कैसा, पॉजिटिव. ये क्वेश्चन नीट में आ गया. एंट्रोपी चेंज दोनों की कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए. भाई मैंने ए और बी मिलाया है, मैंने क्या किया, एक बकेट दी आपको जिसके अंदर से मैंने बोला कि मैंने कुछ दाने व्हाइट बॉल्स के या फिर व्हाइट कुछ सफेद दाल कोई भी डाल रखी मैंने, ठीक है, मखाने डाल रखे हैं, और एक में मैंने येलो कलर के चने डाल रखे हैं. मैंने बोला इस बॉक्स में तो मखाने उठाओ, मुट्ठा भर के उठाओगे मुट्ठे भर के मखाने ही आएंगे. इस बॉक्स में से उठाओ मुट्ठा भर के उठाओगे मुट्ठा भर के क्या आएगा, चने ही आएंगे. इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया. अब मुट्ठा भर के उठाओ, अब चने और मखाने दोनों, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई. अब मैं बोलूंगा इसमें चने छांटो तो आप रैंडमली छांटोगे उसमें से. दैट मींस जहां रैंडमनेस बढ़ जाती है वहां एंट्रोपी बढ़ जाती है. भले ही मैं कैसा भी सॉल्यूशन बनाऊं, दैट विल बी आइडियल नॉन आइडियल. अरे ए और बी तो मिल रहे हैं ना, और जब ए और बी मिल रहा है दैट मींस कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं, और जब कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी विल बी इंक्रीज. सेकंड कॉन्सेप्ट डेल्टा जी मिक्स विल बी नेगेटिव. इसका भी डेल्टा जी मिक्स कैसा होता है, नेगेटिव. कोई भी सॉल्यूशन ले लो उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा. अरे बन रहे हैं ना सॉल्यूशन, तो आपने इजी गोइंग में बने टफ बने बट सॉल्यूशन बन रहा है. यहां से इसका क्वेश्चन जो बनता है कि मैंने जो ए और बी मिलाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी. जितना इंटरेक्शन ए और ए के बीच में होगा उतना ही इंटरेक्शन बी और बी के बीच में होगा. तो सेम इंटरेक्शन ए और बी के बीच में भी होना चाहिए, जबकि यहां पर ऐसा कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता इक्वल. या फिर तो ए बी का ज्यादा होगा या फिर ए या बी का ज्यादा होगा. जब इंटरेक्शन सेम है तो ये कहते हैं आइडियल वाले कि जो थियोरेटिकल, यहां से मैं आइडियल का ही लिख रहा हूं वापस, कि थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, आपके पास ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए. ये क्या बोलता है, दैट इज थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आना चाहिए. थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट क्या आपको बताया गया कि इतना थ्योरी में लिखा है कि ये जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है ये 100 डिग्री पर उबल जाएगा, तो ऑप्टिकल में उबलना भी चाहिए क्योंकि बॉन्ड तो इक्वल है. जबकि वहां पर क्या हो रहा है, वो बोल रहा है 100 डिग्री पर उबल जाना चाहिए बट 100 पर तो उबल ही नहीं रहा है. दैट मींस थियोरेटिकल और ऑब्जर्व्ड आपस में इक्वल नहीं. जब थियोरेटिकल और ऑब्जर्व्ड इक्वल नहीं, दैट मींस थियोरेटिकल वेपर प्रेशर विल नॉट इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां से. तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, थियोरेटिकल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के, जबकि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता. ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के. ठीक है, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा वी मिक्स, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा. डिफाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो जो फॉलो कर रहे हैं राउल्ट लॉ को वो आइडियल, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो नॉन आइडियल. क्लियर है. अब यहां से इनके ग्राफ बनते हैं. ग्राफ मैं बनवाऊंगा आपको किसमें, जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बता दूंगा. देन आइडियल का थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर, दैट इज मैंने बोला कि सॉल्यूशन कैसा, आइडियल. एक एग्जांपल लेते हैं. बच्चा घर से निकला, स्कूल गया, ठीक है, 7 बजे घर से निकला, 7:30 पर स्कूल पहुंचा, 12 बजे स्कूल से निकला, 12:30 बजे घर पहुंचा. बच्चा आइडियल. बच्चा 7 बजे घर से निकला, स्कूल नहीं पहुंचा, कहीं और से निकला, 12:30 बजे घर पहुंच गया, बच्चा नॉन आइडियल. टाइम वही कर रहा हूं मैं अभी भी, ठीक है कि नहीं. जहां वो स्कूल से निकला था वो 7 बजे का टाइम था, बट वो गया नहीं स्कूल, कहीं रोता फिरता रहा. फिर 12:30 बजे की स्कूल का टाइम घर पहुंचने का था, 12 बजे कहीं और से निकला, वो घर पहुंच गया. दैट इज मैंने टाइम चेंज नहीं किया अभी भी. इन केमिस्ट्री दिस इज कॉल्ड एज बंकिंग. ठीक है, स्कूल बंक मारना. अब बच्चा कैसा हो गया, मेरा नॉन आइडियल. अब 2 ही केस बन सकते हैं. या फिर तो ये मेरा बच्चा अपने किसी मित्र के साथ स्टडी कर रहा है, या फिर यही बच्चा मेरा अपने किसी महिला मित्र के साथ घूमने निकल गया.
या फिर तो ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या फिर बच्चा कुछ और ही पढ़ाई कर रहा है, ये समझ से बाहर है। ठीक है कि बड़ा मैथ्स का होने के बावजूद बायो कैसे पढ़ रहा है ये। ठीक है, देन यहां से अगर हम लोग बात करें तो अगर इस केस में है तो इसका रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव, और इस केस में है तो रिजल्ट कैसा, नेगेटिव। दैट मींस दो फैक्टर हमारे काम कर गए कि अगर नॉन आइडियल है तो या फिर तो राउट लॉ से पॉजिटिव में चलेगा या फिर राउट लॉ से कैसा चलेगा, नेगेटिव में। तो हम लोग दोनों सॉल्यूशंस को देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो ज्यादा होगा किससे, जो कंपोनेंट है उनसे, जबकि यहां पर कम होगा। इस केस में अगर बात करें डेल्टा वी मिक्स होगा वो ज्यादा होगा 0 से, यहां पर डेल्टा वी मिक्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी द लेस देन 0। यहां पर अगर आप डेल्टा एच मिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, डेल्टा एच मिक्स होगा वो ग्रेटर देन 0, यहां पर डेल्टा एच मिक्स विल बी लेस देन 0। अगर आप यही पॉइंट्स लिख के आओगे तो अगर आप उम्मीद करते हैं तो आपको मार्क्स मिले, तो चांसेस कम रहेंगे। एच मिक्स वी मिक्स सबको आता है, उसका मेन पार्ट जो आपको चाहिए वो चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या होंगे आपके, ज्यादा हो जाएंगे किससे, ए बी से। मेरे को मतलब किससे था, सॉल्यूशन से। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। अरे सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। जब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया दैट मींस बॉन्डिंग वीक हो गई। बॉन्डिंग वीक हो गई इसका मतलब जल्दी बॉन्ड टूटेंगे, और जल्दी बॉन्ड टूटेंगे इसका मतलब जल्दी बॉइल हो जाएगा। दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो सॉल्यूशन जल्दी बॉइल हो रहा है। दैट मींस जल्दी बॉइल होने का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। बात आ रही है समझ में। मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कमजोर हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया इसका मतलब बॉन्डिंग वीक हो गई। बॉन्डिंग वीक हो गई इसका मतलब जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, और जल्दी टूट जाएगा इसका मतलब वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। दैट मींस कैन आई से कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं